हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 8 के ऑल चैप्टर्स की पढ़ाई कर ली है। ऑल चैप्टर्स पढ़ते हुए हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत आने वाले जितने भी कविता है, कहानी है, निबंध है, सब कुछ हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है और समझा है। आज मैं आप सभी को क्लास 8 का चैप्टर स्वदेश स्वदेश एक कविता है जिसे हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा। यदि आप में से किसी बच्चों ने स्वदेश कविता पर बनाया हुआ मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को देखें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको स्वदेश कविता के क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मुख्य रूप से आपके बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए है। बौद्धिक विकास कहने का अर्थ है आप उस क्वेश्चन को पढ़कर सीधे सीधे आंसर नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपको उनके ऊपर सोचना होगा, खुद से उस पर आपको दिमाग लगाना होगा। और अभी के समय में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे बच्चों की बुद्धि का विकास हो। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें आपके हर तरीके से मदद करने की कोशिश की है और एक एक प्रश्न का बहुत ही बेहतर तरीके से उत्तर दिया है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो है पाठ से। इसमें कहा गया है, आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेगी। इस कविता पर हमें चर्चा करना है और आगे जो हमारी गतिविधियां जो कि कविता के आधार पर ही है, हम इसको समझेंगे और इस कार्य में आपकी सहायता करेगी। कौन सहायता करेगी? ये गतिविधियां आपको कविता को और बेहतर तरीके से समझने में सहायता करेगी। सबसे पहले है मेरी समझ से। यहाँ आपको अपनी समझ से उत्तर देना है। तो क, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए, स्टार। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक भी उत्तर हो सकते हैं, आप इस चीज का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर है पाठ से, मतलब अब हमें फिर से जो प्रश्न है उसके ऊपर जानना है। एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, उनमें से कोई एक है जो सही है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है और जो सही है हमें उसके सामने स्टार बनाना है। दोस्तों, कविता की पंक्ति है प्रश्न संख्या 1 में, वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? सबसे पहला है सामाजिकता से, ख संवेदनहीनता से, ग कठोरता से, घ नैतिकता से। तो हृदय का पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? संवेदनहीनता से। ये है हमारा उत्तर और इसके आगे हमने स्टार बना दिया है। इसे हमने बोल्ड भी कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। मतलब जिस इंसान का हृदय पत्थर के समान है, मतलब वो बहुत कठोर है, उसे अपने देश की पीड़ा से, देश की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता। मतलब इस कविता में जो मुख्य भाव है, जो मुख्य विषय है, आखिर वो क्या है? क्या कहना क्या चाहते हैं कवि? क्या उन्होंने देश की प्रगति पर बात की है, देश के प्रति प्रेम पर बात की है, या देश की सुरक्षा पर बात की है, या देश की स्वतंत्रता पर बात की है? तो उन्होंने मुख्य रूप से देश के प्रति प्रेम पर बात की है। आप देख रहे हैं हमने इसे बोल्ड कर दिया है और स्टार भी बना दिया है। प्रश्न संख्या 3, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्ति में हम शब्द किसके लिए आया है? विकल्प है देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, और घ है देश के सभी प्राणियों के लिए। तो दोस्तों, इस पंक्ति में जो दिया हुआ है, हम हैं इसके राजा रानी, इस पंक्ति में हम शब्द देश के समस्त नागरिकों के लिए है, क्योंकि भारत देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर कोई एक राजा नहीं, बल्कि सभी नागरिक अपने राजा खुद है। अपने देश के संसाधनों का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं और अपने मर्जी से वो जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। प्रश्न संख्या 4, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? कविता के अनुसार प्रश्न है कि आखिर कौन सा हृदय को पत्थर के समान बताया गया है? तो जिसमें साहस की कमी हो, जिसमें स्नेह का भाव नहीं हो, जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है,
जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो दोस्तों, इसमें कवि ने बार बार कहा है, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं, ये जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ग नंबर, कि जिसमें देश प्रेम की भावना नहीं है, वो उस इंसान के अंदर हृदय नहीं बल्कि पत्थर है। अब यहाँ पर ख, ये हुआ हमारा क के अंतर्गत आने वाले 4 प्रश्न। अब यहाँ से ख स्टार्ट होता है। ख में क्या कहा जा रहा है? हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। अब अपने साथियों के साथ आपको विचार करना है कि सभी अलग अलग तरह के विचार ढूंढेंगे, सभी अलग अलग तरह के उत्तर ढूंढेंगे, लेकिन आपने यही उत्तर क्यों ढूंढा, इस पर आपको अपने साथियों के साथ विचार करना है। तो चूंकि ये काम आप अपने मन से भी करेंगे, लेकिन हेल्प के लिए मैंने आपको बता दिया है। संवेदनहीनता, संवेदनहीनता और या कठोरता से तात्पर्य यह है कि ऐसे हृदय वाले जो लोग होते हैं, जो किसी की पीड़ा को देखकर या अपने देश की पीड़ा को देखकर जरा सा भी उसकी चिंता नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे हृदय वाले को पत्थर कहा जाता है। मतलब कहा गया ना पहले प्रश्न में कि हृदय को पत्थर, किसके हृदय को पत्थर कहा गया? तो जिसके अंदर संवेदनहीनता है, जिसके अंदर कठोरता है, वैसे लोगों के जो हृदय है पत्थर के समान है, क्योंकि वो अपने देश की या किसी के भी पीड़ा को देखकर थोड़ा सा भी उनका मन पसीजता नहीं है, वो थोड़ी सी भी उसकी चिंता नहीं करता है। तो ऐसे इंसान के हृदय को हम हृदय ना कहकर उसे पत्थर के समान कहेंगे। दूसरे नंबर पर जो हमारा प्रश्न था कि कविता में कवि ने देश के लिए, देशवासियों के मन में प्रेम भाव जगाने का प्रयास किया है। मतलब मुख्य विषय क्या है, मुख्य भाव क्या है, आखिर कवि ने इस किस बात को लेकर इस कविता को लिखा है? तो मुख्य रूप से कवि ने क्या कार्य किया था? देशवासियों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम भाव जगाने का उन्होंने प्रयास किया। हमेशा अपने देश के लिए त्याग करने की बात उन्होंने कही है। अपने देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमें यह समझाया है। और इसलिए इस कविता का जो मुख्य भाव है वो देशभक्ति है, देश के प्रति प्रेम है। अच्छा, हम हैं इसके राजा रानी, उसमें हम शब्द समस्त नागरिकों के लिए आखिर क्यों आया है? इसके बारे में आपका जवाब होगा प्रश्न संख्या 3 में। हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति के माध्यम से कवि ने बताया है कि भारत देश पर भारत की जनता का ही अधिकार है। इसलिए कवि ने सभी देशवासियों को इस देश का राजा रानी बताया है और सभी देशवासियों के लिए इस पंक्ति में हम का प्रयोग किया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर यहाँ पर है कि कवि स्पष्ट कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, उसके अंदर हृदय तो है ही नहीं, हृदय के स्थान पर उसके अंदर पत्थर है। ये कवि कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मिलकर करे मिलान। आपको मिलान करना है, एक तरफ पंक्ति है, दूसरे तरफ उसके भाव हैं, उनमें से चुनकर हमने सही तरीके से इसमें लिख दिया है। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई है। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों का उनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलान कीजिए। दोस्तों, मैंने एक तरफ संदर्भ 1 की जो पंक्तियां हैं उसे लिखा है और संदर्भ 2 से जो उचित पंक्ति उसके साथ मैच खाएगी वो हमने सामने लिख दिया है। तो जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं। यहाँ पर प में आ की मात्रा दे देंगे। संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। यहाँ पर दोस्तों, पहली पंक्ति जिसमें कहा गया है कि जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं, और दूसरी पंक्ति है जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। तीसरी पंक्ति है जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। चौथी पंक्ति है जो दूसरों चौथी पंक्ति है सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। यहां पर हमने उन सब का जो आंसर होगा, उचित आंसर, वो हमने लिखा है। तो 1 का 3, जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं। तीसरे नंबर पर इसका आंसर यहां पर है कि जिसने किसी कार्य को करने का साहस छोड़ दिया हो वह किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये आप लोग इस तरीके से इसका मिलान कर लेंगे। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो ये है चौथे नंबर पर, जो स्वयं के साथ ही दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनके जीवन
निष्फल और अर्थहीन है। अब उस पेज से इस पेज में तो हम लाइन नहीं कर सकते, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 2 का आंसर है, 2 का आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। तो मतलब जिस ये आपका ये न हो जाएगा, तीसरा नंबर, तीसरा का 1, जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व प्रभावित है। कवि कहते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो विश्व गुरु कहलाता है। शुरू से यहाँ पर इतने ज्ञानी महाज्ञानी हुए हैं कि उनके ज्ञान की लोहा पूरी दुनिया मानती है। अब चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। अब इसका जो है दूसरा नंबर, जिस प्रकार युद्ध में तोप और तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ये आपको उस पेज से इस पेज में मिलाना पॉसिबल नहीं, हम यहाँ पर कर देते हैं, ये 4 का आंसर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके आगे देखेंगे, पाठ से है पंक्तियों पर चर्चा। क नंबर में, निश्चित है निसंशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को, है काल दीप जलता, कल दीप नहीं काल दीप, काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। अब आपको इस पंक्ति पर चर्चा करनी है। दोस्तों, इसका भावार्थ होगा कि इन पंक्तियों में जीवन की सच्चाई को स्वीकार किया गया है। कवि कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि हर इंसान हर प्राणी की मृत्यु निश्चित है। ये अटल सत्य है और इसमें संदेह करने वाली भी कोई बात नहीं है। जैसा समय का दीप हमेशा जलता रहता है, वैसे ही उसकी लौ में हर किसी को जलना है, यानी जीवन का अंत होना ही है। जैसे परवाना दीपक की लौ में जल जाता है, वैसे ही हर जीवन को अंत की ओर जाना ही है। हम लोग दिन प्रतिदिन हर दिन अपने जीवन के शेष दिनों में, अंतिम दिनों में उसकी ओर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। ख नंबर है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब इस पंक्ति का भी हमें पहले भावार्थ समझना है, कवि क्या कहते हैं वो भी समझना है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को बल दिया है। हमारे पास सब कुछ है, शक्ति है, साधन है, साहस है, तो फिर देश को स्वतंत्र और समृद्ध बनाने से कौन रोक सकता है। लेकिन यदि किसी के हृदय में देश के लिए प्रेम नहीं है, तो फिर वह कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा हृदय पत्थर के समान है। सबसे ऊपर क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम। यदि कोई इंसान सब कुछ कर रहा है लेकिन उसे अपने देश से कोई प्रेम नहीं है, तो फिर उसके हृदय को हृदय नहीं माना जा सकता है। उसके हृदय के स्थान पर, उस जगह पर पत्थर रखा हुआ है, क्योंकि वो किसी के भी दुख को देखकर द्रवित नहीं होता है। अपने देश के प्रति उसे ना तो प्रेम है और ना तो वो अपने देश की समस्याओं से कोई इंटरेस्ट रखता है, उसे दूर करने की कोशिश करता है। आगे देखेंगे दोस्तों, अब इस पंक्ति पर विचार करेंगे तो विचार में कवि ने कहा है कि देश की रक्षा और प्रगति के लिए केवल शस्त्र ही नहीं बल्कि सच्चा देश प्रेम भी जरूरी है। जब तक देशवासियों के हृदय में देश के लिए प्रेम, त्याग और कर्तव्य की भावना नहीं होगी, तब तक उस देश में कोई परिवर्तन संभव नहीं हो सकता है। ग नंबर है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, रसदार नहीं रसधार नहीं, दार आप हटा देंगे, धार करेंगे। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब इस पंक्ति के माध्यम से एक संवेदनहीन और भाव शून्य जीवन को, या सुनने नहीं शून्य, भाव शून्य जीवन जिसके अंदर कोई इमोशंस नाम की चीज नहीं है, कि कवि ने आलोचना की है। कवि कहते हैं आलोचना की है और कवि कहते हैं कि जिस इंसान के हृदय में भावना ना हो, अपने देश के प्रति प्रेम और संवेदना ना हो, वह इंसान जीवित होकर भी निर्जीव है, मतलब मृत्यु के समान उसका जीवन है। ऐसा इंसान का हृदय हृदय ना होकर पत्थर कहलाता है। ये विचार कवि दे रहे हैं, ये पंक्ति का भावार्थ है। इसके आगे देखेंगे, विचार है इस पर कि मनुष्य को भावनाओं से परिपूर्ण होना चाहिए, खासकर अपने देश के प्रति। केवल भौतिक जीवन ही नहीं बल्कि एक भावनात्मक, संवेदनशील और राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ जीवन ही सच्चा जीवन है।
सोच विचार के लिए अब यहाँ पर है, कब आपके शीर्षक में दिया होगा प्रश्न उत्तर में, आप देखिएगा अपने पाठ में, सोच विचार के लिए है, उसमें आपको सोच विचार करके प्रश्नों का उत्तर देना है। कविता को पूरा ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। तो क नंबर में क्या है, हम हैं जिसके राजा रानी, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है, इस बात को आप सोच विचार करके उत्तर दीजिए। यहाँ उत्तर आपकी हेल्प के लिए मैंने दिया है, आप चाहें तो सोचकर अपने शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं। कवि कहते हैं, हम हैं जिसके राजा रानी पंक्ति में हम शब्द भारत के नागरिकों के लिए प्रयोग हुआ है। भारत देश की सुख संपदा का प्रयोग भारतवासी करते हैं और उसकी संपदा का प्रयोग करने में भारतवासियों को कोई रोक नहीं सकता है, और भारत के नागरिकों से ही भारत देश की पहचान भी होती है। इसलिए यह हम सबका दायित्व है कि हम अपने देश के मान सम्मान और गौरव को बनाए रखें और उसके स्वाभिमान की रक्षा करें। ये है हमारा उत्तर। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनकर जरूर नोट्स बनाएंगे। अगली पंक्ति है ख नंबर, संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है? जाहिर सी बात है, इसका उत्तर आपको सामान्य तरीके से याद रखना है कि जो इंसान संसार के साथ नहीं चलता है, संसार उसके साथ क्यों चलेगा? यदि आप किसी और की परवाह नहीं करते हैं तो कोई आपकी परवाह क्यों करेंगे? यही आपको यहाँ पर अपने शब्दों में उत्तर में लिखना है। संसार संग चलने का अर्थ है समाज के समय उसकी गति के साथ तालमेल बनाए रखना, उसके परिवर्तन को स्वीकार करना और समाज के सुख दुख में हर समय उसके साथ खड़े रहना। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य संसार के साथ नहीं चलता है, संसार भी उसे नहीं अपनाता है। जो इंसान समाज के महत्व को नहीं समझता है, वह समाज में भी महत्वहीन हो जाता है। ये यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो इंसान संसार के महत्व को नहीं समझेगा, संसार भी उसकी महत्व को नहीं समझता है। इंसान यदि समाज के महत्व को नहीं समझता है, तो समाज में भी वह महत्वहीन ही समझा जाता है, मतलब समाज भी उसे कोई महत्व नहीं देता है। ग नंबर है, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं बताइए। मतलब जो अपने देश की समस्याओं पर पसीजा नहीं, अपने देश को पीड़ित होता देखकर पसीजा नहीं, क्या वह इस धरती का भार के समान नहीं है? आप इस पंक्ति से क्या समझ रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, इस पर आपको उत्तर देना है। दोस्तों, इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति संवेदना नहीं है, वह अपने देशवासियों के दर्द को देखकर पसीजता नहीं है। वैसा इंसान वैसा इंसान इस धरती पर बोझ मात्र है। वह केवल जी रहा है, लेकिन उसका जीवन समाज और राष्ट्र के लिए किसी भी तरीके से उपयोगी नहीं है। मतलब जिस इंसान के हृदय में अपने देश के प्रति संवेदना नहीं है, प्रेम नहीं है, वो उसके दर्द को देखकर नहीं पसीजता है, तो वैसा इंसान इस धरती पर एक बोझ के समान है। वह सिर्फ जी रहा है, उसके जीने का कोई महत्व नहीं है, ना सामाजिक दृष्टिकोण से, ना ही राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। इसके आगे देखेंगे। घ नंबर है, कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई है। आप देश प्रेम से क्या समझते हैं बताइए। तो देश प्रेम का अर्थ क्या है? सबसे पहली बात, एक सिंपल सा अर्थ हमें लेना है कि अपने देश से प्रेम और अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा, उसके प्रति सेवा और समर्पण की भावना रखना। देश प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने देश के प्रति जो भी हमारा कर्तव्य है, उसे निभाने से भी है। देश की रक्षा करना, उसकी उन्नति के लिए मेहनत करना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना और अपने देशवासियों के प्रति अपनेपन की भावना को बनाए रखना और उसका सहयोग करना। तो देश प्रेम का अर्थ क्या हुआ? आप अपने देश से प्रेम करें, देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखें, सेवा और समर्पण की भावना रखें। अपने देश प्रेम की जो भावना है, उसे सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रखें, बल्कि उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसे भी निभाएं। देश की रक्षा और उसकी उन्नति में अपना सहयोग दें। सामाजिक कुरीतियां जो है, जो देश का विनाश कर रही है, उसका बुरा कर रही है, उसका विरोध करें। हर तरीके से अपने देशवासियों के प्रति अपनेपन का व्यवहार रखना, उनका सहयोग करना, यही तो देश प्रेम है। अंगा नंबर, यह रचना एक आह्वान गीत है जो हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित और उत्साहित करती है। इस रचना के अन्य विशेषताएं ढूंढिए और लिखिए। इस कविता की निम्नलिखित विशेषताएं: प्रेरणात्मक शैली, कविता पाठकों में देश प्रेम, आत्मबल और साहस की भावना को जागृत करती है। सामाजिक और नैतिक संदेश, यह कविता हमें आत्मनिरीक्षण करने, मतलब अपने आप को जानने, अपने आप को परखने
और देश के लिए कुछ करने की हमें प्रेरणा देती है। ये कविता क्या है, आपको आपके जीवन के लिए क्या महत्व रख रही है, आपको देश प्रेम की भावना आपके अंदर जगा रही है, सामाजिक और नैतिक संदेश आपको देती है। यह कविता आपको क्या करती है, तो आपके अंदर ये झांकने की के लिए आपको प्रेरित करती है कि आप खुद अपने देश के लिए कितना कुछ करते हैं। अपने देश के लिए कुछ करने की आपको प्रेरणा देती है। भावनात्मक भावनात्मक रूप से यदि देखा जाए तो पूरी कविता में देश के प्रति भावुकता और गहरा जुड़ाव यही तो दिखाया गया है। अब है अनुमान और कल्पना से। तो अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए और लिखिए कि आप अनुमान और कल्पना के द्वारा इस कविता को किस प्रकार समझ रहे हैं। तो सबसे पहला है, जिसने की खजाने खोले हैं, इस पंक्ति को आपको समझना है और समझाना है। तो अनुमान करके बताइए कि इस पंक्ति में किस प्रकार की खजाने की बात की गई है। आखिर खजाना यहाँ पर जो लिखा है वो कौन से खजाने की बात की गई है। उत्तर है इसका, इस पंक्ति में खजाने से तात्पर्य केवल धन दौलत या सोना चांदी नहीं है, बल्कि भारत की प्राकृतिक सांस्कृतिक संपदा है। यह देश अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियां, पर्वत, वन, झील आदि और ऐतिहासिक धरोहर, साहित्य, कला, संगीत, शिक्षा, ज्ञान और मूल्यों का खजाना है, जिसे पूरी दुनिया सराहती है। जैसा कि इसमें बताया गया कि इस पंक्ति में के माध्यम से हमें खजाने शब्द के बारे में क्या बताया गया, तो वो खजाना शब्द कोई दौलत, धन दौलत नहीं, सोना चांदी भी नहीं। यह भारत की जो ये प्राकृतिक संपदा है, सांस्कृतिक संपदा है। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे आप नदियों को ले लीजिए, पर्वत है, वन है, झील है, ये सभी है। उसके अलावा आपके ऐतिहासिक धरोहर है, साहित्य, कला है, संगीत है, जितने भी शिक्षा ज्ञान के साधन हैं, और इन सबके जो मूल्य हैं, मूल्यों का जो खजाना है, उसके ऊपर बात की जा रही है, जिसे सारी दुनिया सराहती है, सारी दुनिया जिसकी प्रशंसा करती है। ख नंबर है, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पंक्ति में उगे बढ़े किसके लिए और क्यों कहा गया होगा। तो उगे बढ़े मतलब जन्म लिए और बढ़े, आखिर ये बात किसके लिए कही गई। तो पंक्ति में उगे बढ़े देश के नागरिकों के लिए आया है, जिसका अर्थ है कि जिस देश की मिट्टी में हम पले हैं, हम बड़े हुए हैं, उस देश का हमें वफादार होना चाहिए, उस देश की हमें रक्षा करनी चाहिए, उस देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ग नंबर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, पंक्ति में हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया होगा। तो इसका उत्तर है कि यहाँ पर पत्थर उस व्यक्ति के हृदय के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसके हृदय में अपने देश के प्रति कोई प्रेम या समर्पण की भावना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, उसके प्रति समर्पण की भावना नहीं है, तो कवि ने वैसे व्यक्ति के हृदय के लिए पत्थर शब्द का प्रयोग किया है। घ नंबर है, कल्पना कीजिए कि पत्थर आपको अपनी कथा बता रहा है। वो आपसे क्या क्या बातें करेगा और आप उसे क्या क्या कहेंगे। इसका संकेत है पत्थर, यहाँ पर बातचीत होगी तो संवाद की शैली में पहले पत्थर बोलेंगे, फिर मैं बोलूंगी। एक तरीके से यहाँ पर मानवीय जो गुण है वो पत्थर पर आरोप किया जाएगा। तो पत्थर पहले अपनी बात कहेंगे। वो कहेंगे, जब मैं नदी में था तो नदी की धारा मुझे बदलती भी थी, लोग मुझे उठाकर मंदिर में ले गए, लेकिन जब मेरे मन को कोई समझ ना सका तो मुझे कठोर कह दिया। मतलब पत्थर की क्या स्थिति है, वो तो नदी अपनी धार से, अपने प्रवाह से उसके कई बार उसके रुख को मोड़ देती है। लोग कई बार पत्थरों को उठाकर उसके तराश करके उसे मंदिरों में लगाते हैं, उसे मंदिर में मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। लेकिन सही मायने में जब कोई पत्थर के मन को समझ नहीं पाता है तो लोग उसे कठोर भी कह देते हैं। तो मैं उस पर क्या जवाब दूंगी, मैं कहूंगी तू कठोर नहीं, तू तो धैर्य और सहनशीलता की मिसाल है। मतलब पत्थर के अंदर धैर्य है, उसके अंदर बहुत ही सहनशीलता है। लोगों ने उसके मन को समझा नहीं तो अपने दुर्गुणों को उसके ऊपर आरोपित कर दिया। अंगा नंबर है, देश प्रेम की भावना देश की सुरक्षा से नहीं बल्कि संरक्षण से भी जुड़ी होती है। अनुमान करके बताइए कि देश के किन किन संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है और क्यों। इसका उत्तर होगा दोस्तों, देश के निम्नलिखित संसाधनों या वस्तुओं आदि को संरक्षण की आवश्यकता है। और वो संसाधन है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक धरोहर। हमारी जितनी भी प्राकृतिक संसाधनें हैं उनकी सुरक्षा करना, और साथ ही साथ जितने हमारे सांस्कृतिक धरोहर है उन सब की भी सुरक्षा करना
प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक धरोहर। प्राकृतिक संसाधन में जैसा कि मैंने आपको बताया, नदियां हैं, झीलें हैं, पर्वत है, हमें इन सब की संरक्षण करने की जरूरत है, इन सबको सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम कुछ ना करें, बस उसे प्रदूषित ना करें, उसके जो मूल स्वरूप है उनमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करें, तो ये हम आसानी से अपने प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण कर पाएंगे। सांस्कृतिक धरोहर, जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, सबकी हमें रक्षा करनी चाहिए, सबका हमें संरक्षण करना चाहिए। इसके बाद मानव संसाधन, मानव भी एक संसाधन ही है और मानवों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मानव रहेंगे तभी वो सारी चीजों को संतुलित बनाकर रख पाएंगे। एक दूसरे के बीच भाईचारे की भावना रहेगी, प्रेम की भावना रहेगी, तभी हम एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे। और ये संरक्षण क्यों जरूरी है? तो इन सबका संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि इन संसाधनों का यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां होगी वो हमारे देश की पहचान और शक्ति से वंचित रह जाएगी। हमारी आने वाली जो पीढ़ी रहेगी वो ना तो हमारे देश की जो संपदा है, हमारे देश की जो पहचान है, उससे परिचित हो पाएगी, ना ही उसका सुख भोग कर पाएगी, और ना ही वो कुछ इस देश के लिए कर पाएगी। इस क्षमता उसके अंदर नहीं रहेगी। बहुत हद तक वैसे तो क्षमता ईश्वर की देन है, लेकिन जितनी आसानी से हम कर रहे हैं उतनी आसानी से वो नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ये सब करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हमें अपने देश के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों इन सब की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी ध्यान में रखकर, उनके बारे में भी सोचकर हमें मानव संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, इन सभी चीजों की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा स्वदेश कविता पाठ का प्रश्न उत्तर, जो आप सबको मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से दिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्प पहुंचाया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए पाठ की कविता और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर समझना बहुत आसान हो गया होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं दोस्तों आप लोगों को जल्द से जल्द दूसरे चैप्टर पर भी वीडियो बनाकर दूंगी, और दूसरे चैप्टर का भी, हर चैप्टर का प्रश्न उत्तर का वीडियो भी आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।